नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 16 और अभी तक हमने चैप्टर नंबर 16 के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर लिए थे और 2 पार्ट्स में हमने सीखा कि किस प्रकार किसी प्रोबेबिलिटी जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है उस रैंडम एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी किस प्रकार फाइंड आउट की जाती है। उसके बाद में हमने देखा था कि एक जो रैंडम एक्सपेरिमेंट होता है वो वास्तविक तौर पे होता क्या है। उसके बाद में हमने देखा कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती है वो क्या होती है और उसको किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। और उसके नेक्स्ट पार्ट में पार्ट नंबर 2 में हमने देखा था कि किस प्रकार दो प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन किया जाता है। जब 2 या 2 से अधिक प्रोबेबिलिटी हमारे पास होती है, दो या 2 से अधिक घटनाएं जब होती है तो उनकी प्रोबेबिलिटी किस प्रकार फाइंड आउट किया जाता है। अर्थात 2 या 2 से अधिक प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लिकेशन आपने पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 में जो एक्सरसाइज पार्ट नंबर 16.3 है उसकी सबसे इम्पोर्टेंट थ्योरम बेज थ्योरम। तो बेज थ्योरम क्या होती है, ये किस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं उन पे ये बेज थ्योरम मतलब अप्लाई होती है, इसको किस प्रकार मतलब रिप्रेजेंट किया जाता है, ये मतलब इसको लिखने का तरीका क्या है, ये किस प्रकार अप्लाई होती है। तो बेज थ्योरम से रिलेटेड यहाँ हम क्वेश्चंस देखेंगे, उसके साथ साथ में इसको समझेंगे कि बेज थ्योरम आखिर होती क्या है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट है बेज थ्योरम। बेज प्रमेय। अब बेज प्रमेय समझने से पहले हमें सीखना पड़ेगा कि कोई जब घटनाएं होती हैं उन घटनाओं को क्या किया जाता है, अलग अलग पार्टीशन में क्या कर दिया जाता है, उनको तोड़ दिया जाता है। जैसे मैं बात करता हूं कि कोई प्रतिदर्श समष्टि S है, इस प्रतिदर्श समष्टि E1 घटना है, E2 घटना है, E3 घटना है, इस प्रकार En घटनाएं। कितनी भी घटनाएं इवेंट्स हो सकते हैं, वो सभी इवेंट्स किस में उपस्थित होती है, प्रतिदर्श समष्टि में, जिसे अपन सैंपल स्पेस कहा जाता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस या प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस। अब हमें पता है कि मैं इनको इस प्रकार असंयुक्त घटनाओं के रूप में विभाजित करूं। अर्थात अगर मैं E1 घटना की बात करूं, E1 घटना तथा E2 घटना, अब इनको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन को अपन ने क्या कहा था, इंटरसेक्शन को कहा था एंड, या हिंदी में इसको कहा था तथा, और यूनियन को हमने क्या कहा था और इंग्लिश में कहा था इसको, और हिंदी में इसको और कहा था ए और बी, या इसको कहा था ए या बी, ए या बी, और इंग्लिश में कहा था और। तो ये दोनों जो चिन्ह होते हैं ये किसके होते हैं, यूनियन। इसका मतलब क्या हो गया कि ए तथा बी अगर इनका बात की जाए तो ये दोनों कैसे होते हैं, इनका अगर कॉमन की बात की जाए तो ये दोनों क्या होती है, फाई का मान आएगा। अर्थात दोनों जो घटनाएं हैं इनके एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। इसका मतलब ये दोनों घटनाएं कैसी, स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट इवेंट्स है। इनको इस प्रकार की बहुत सारी घटनाओं में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, पार्टीशन कर दिया इनका। अगर इन सब का अगर यूनियन की बात करता हूँ, E1 यूनियन, E2 यूनियन, E3 यूनियन, E4 यूनियन, इन सभी का यूनियन लिया हुआ तो ये क्या आएगा, एक प्रतिदर्श समष्टि के रूप में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये सभी घटनाएं कैसे होती है, अरिक्त होनी चाहिए। एक पहली बात तो अरिक्त, जो भी ये ई घटनाएं हैं ये कैसे होनी चाहिए, अरिक्त। अरिक्त होने का मतलब क्या हो गया कि अगर इनकी मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहूँ तो इनकी प्रोबेबिलिटी ऑलवेज 0 से क्या आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, अगर इनकी प्रोबेबिलिटी का मान मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो इनका प्रोबेबिलिटी का मान 0 से बड़ा आना चाहिए। ये 0 से बड़ा कब आएगा, जब ये दोनों क्या होंगे, अरिक्त होंगे। अरिक्त होने का मतलब ये अर्थात ऐसी कोई घटनाएं नहीं होंगी जो 0 घटना को व्यक्त करता है, अर्थात उसमें अपन कोई भी इवेंट ही नहीं हो तो उस घटना की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 0 होती है। तो इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ कि किसी अगर हमें जैसे मान लिया कि ये कोई प्रतिदर्श समष्टि थी, इसमें इन घटनाओं को मैंने n घटनाओं में मैंने इनको क्या कर लिया, पार्टीशन कर लिया। तो ये n घटनाएं इस प्रकार की होनी चाहिए कि इनका अगर इंटरसेक्शन की बात की जाए तो फाई होना चाहिए, अर्थात ये असंयुक्त रूप की घटनाएं होनी चाहिए, अर्थात इंडिपेंडेंट इवेंट होनी चाहिए। इट्स मीन क्या हो गया कि इन सभी का अगर यूनियन की बात करता हूँ कि A और B, ये E2 और E3 और E4, इन सभी का अगर बात करता हूं तो ये किसको रिप्रेजेंट करती है, एक प्रतिदर्श समष्टि को रिप्रेजेंट करती है। और साथ साथ में इनकी जो प्रोबेबिलिटी का मान है ये कितना आना चाहिए, 0 से अधिक आना चाहिए। तो इस प्रकार इनको क्या कर दिया जाता है, अलग अलग घटनाओं में मैंने क्या कर दिया, इनको पार्टीशन कर दिया।
अब ये जब पार्टीशन हमारे पास होता है बहुत सारी घटनाओं का, तो वहां पे हमें बेस थ्योरम अपन काम में लेते हैं। वहां पे क्या काम में लेते हैं? बेस थ्योरम। अब जैसे हमने एक क्वेश्चन किया था, एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे मान लिया कि मेरे पास 2 बैग है, इस बैग में 5 सफेद है, 5 सफेद गेंद है, 4 ब्लैक गेंद है, इसमें 3 सफेद है और 2 ब्लैक है। अब ये इवन घटना है, ये A2 घटना है। अर्थात इवन घटना क्या हो गई कि इवन घटना हो गई कि फर्स्ट बैग में से सफेद गेंद निकालने की प्रायिकता। मैं मान लेता हूं कि जो इवन घटना है ये क्या है? पहले बैग से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता, सफेद गेंद निकलना। और A2 घटना क्या है कि दूसरे बैग से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता। अर्थात सफेद गेंद निकलना हमारे लिए क्या हो गई कि सफेद गेंद का निकलना हमारे लिए घटना है। और इस सफेद गेंद की घटना का क्या बोल रहा हूं कि अगर ए बैग से निकलती है तो इवन घटना हो गई, और बी गेंद से बी इससे निकलती है तो ये A2 घटना हो गई। अब मैं बोल रहा हूं कि केवल सफेद गेंद निकल रही है। सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता क्या होगी? जब घटना कि वो फर्स्ट बैग से निकल रही है। अब हमने ये तो बता दिया कि अगर A1 घटना घटित हो रही है, अर्थात घटना कौन सी घटित हो रही है? सफेद गेंद निकल रही है, ये ओकर्ड हो रही है। अर्थात ये घटना ओकर्ड हो चुकी है, जो सफेद गेंद है ये क्या होगी कि बाहर निकल रही है। तो हमें ये बताना है कि ये बैग फर्स्ट से निकल रही है कि बैग सेकंड से निकल रही है। तो अर्थात इस प्रकार की प्रोबेबिलिटी को हम काम में लेने के लिए क्या काम में लेते हैं? बेस थ्योरम काम में लेते हैं। बेस थ्योरम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर इवन घटना, अगर ए घटना घटित हो चुकी है, अर्थात मैं बोलूं कि अगर मैं बोलूं सफेद गेंद निकल चुकी है, लेकिन उसकी फर्स्ट जो बैग से निकलने की प्रायिकता क्या होगी? अर्थात जो ए घटना क्या है? गेंद की सफेद निकलना, अर्थात उस गेंद का व्हाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? मैं क्या बोलना चाह रहा हूं कि गेंद व्हाइट है, लेकिन उस व्हाइट का फर्स्ट बैग से निकलने की प्रायिकता क्या होगी? तो इस प्रकार की अगर हमें प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी हो तो वहां पे बेस थ्योरम का उपयोग में लेते हैं। और बेस थ्योरम वास्तव में होती क्या है? यहां से इसको इस प्रकार लिखते हैं, तो इसका क्या लिखोगे? PA इंटू PA अपॉन E। इसका उल्टा कर देते हैं तो यहां से क्या आ जाएगा? इसका उल्टा करेंगे तो यहाँ PE1 आ जाएगा। यही मल्टीप्लेक्शन में अपने सीखा था कि इसका मतलब क्या हो गया कि हमें ये तो पता है कि E1, अब यहाँ से बता सकते हैं कि E1 अर्थात ए घटना की घटित होने की E1 बैग हो। जब हमें पता हो कि E1 घटना हो तो हम यहाँ से बता सकते हैं कि फर्स्ट बैग से सफेद गेंद निकलने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 5/9। तो ये तो बता सकते हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हमें जब सफेद गेंद निकल रही है उसके फर्स्ट बैग से निकलने की प्रायिकता ज्ञात करनी हो, तब यहाँ से जो सबसे पहले इसका क्या कर देते हैं? इसको उल्टा कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं? इससे मल्टीप्लेक्शन कर देते हैं। ये हमने देखा था। तो नीचे क्या आएगा? समेशन ऑफ I = 1 से n, यहाँ क्या आ जाएगा? PEI इंटू PA अपॉन EI। अर्थात अब हमारे पास E1 E2 थे, तो यहाँ पे केवल 2 मान आ जाएंगे कि I1 और I2। एक बार I1 आ जाएगा, एक बार I2 आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 ही बैग थे। तो यहाँ पे हमारे पास कितनी भी कंडीशन हो, उन कंडीशन और वजह से हमारे पास यहाँ 2 ही घटनाएं थी, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता कि PE अपॉन A बराबर होता PE1 इंटू PAE1 अपॉन PE1 डॉट PAE1 प्लस PE2 डॉट PA अपॉन E2। तो ये इस प्रकार का जो फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को अपन क्या बोलते हैं? बेस प्रमेय कहा जाता है। और इस थ्योरम का अपन उपयोग में लेंगे, इस जो एक्सरसाइज अपनी 16.3 है, इस 16.3 एक्सरसाइज में हम इसी थ्योरम का उपयोग लेंगे। पूरे के पूरे क्वेश्चन इस बेस थ्योरम पे आधारित है। ये फॉर्मूला हमें याद रहना चाहिए। फॉर्मूले की याद करने का ट्रिक बता दिया मैंने कि जब हमें E1 घटना की ज्ञात करनी हो, क्या प्रायिकता कि जब ए घटना घटित हो चुकी हो, तब अपन क्या करते हैं? इसका व्युत्क्रम कर देते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम ऐसा का ऐसा यहाँ पे आ जाता है, और यहाँ पे जितने भी समीशन बनते हैं उन सभी समीशनों का क्या हो जाता है? सम हो जाता है। तो ये आता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो ये बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, ये हमें हमेशा क्या करना है? रिमेंबर रखना है, याद रखना है। ये हमेशा काम में आएगा। अब इसके बाद में हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस में अपन काम में लेते हैं इनको। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस।
अब हमारी एक्सरसाइज है तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है वो है कि दो थैले हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन थैलों में फर्स्ट थैले में 3 रेड और 4 ब्लैक गेंद हैं और सेकंड थैले में 5 रेड और 6 ब्लैक गेंद हैं। तो किसी एक थैले से एक गेंद निकाली गई और वह लाल रंग की गेंद है। हमें यह पता है कि लाल रंग की गेंद है, यह घटना घटित हो चुकी है अर्थात ओकर्ड हो चुकी है। इस बात की क्या प्रायिकता है कि वह सेकंड थैले से निकाली गई। अब जैसे हमारे पास क्या है, ये एक थैला ये है, दूसरा थैला ये है, ये फर्स्ट थैला, ये सेकंड बैग। फर्स्ट बैग में कितनी है, 3 रेड बॉल है प्लस 4 ब्लैक बॉल है। सेकंड बैग में कितनी है, 5 रेड बॉल है और 6 ब्लैक गेंद है, यही दिया हुआ है। और कोई एक घटना है, एक घटना क्या है, गेंद के लाल होने की प्रायिकता, गेंद लाल होना। एक कोई घटना है वो क्या मान ली मैंने कि इस गेंद की क्या प्रायिकता है, वो निकाली गई गेंद क्या है, लाल, अर्थात एक घटना का हो चुका है। अगर मैं बात करता हूं कि वह अगर लाल गेंद है और उसकी घटना ए, अगर मैं बात करता हूं P A/E, अर्थात लाल गेंद है, यह घटना घटे, इस लाल गेंद होने की प्रायिकता जब वह घटना E1 किसको मान लेता हूं, या A फर्स्ट मान लो, इसे E1 मान लो, E फर्स्ट मान लो, इसको E सेकंड मान लो। अर्थात E1 फर्स्ट घटना क्या है, फर्स्ट बेग से गेंद निकालने की, और घटना सेकंड क्या है, सेकंड बेग से गेंद निकालना। ये सेकंड घटना है। और फर्स्ट घटना क्या है, E1 घटना क्या है, E1 फर्स्ट और E2 सेकंड। E1 फर्स्ट घटना है कि फर्स्ट बेग से गेंद निकालना, और E2 घटना है सेकंड बेग से गेंद को निकालना। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट, इस लाल गेंद के निकलने की प्रायिकता क्या होगी जब वह फर्स्ट गेंद से, फर्स्ट बेग से निकल रही है। तो फर्स्ट बेग में हम जानते हैं टोटल बॉल कितनी थी, 7 में से रेड कितनी है, 3, तो 3/7 आएगी इसकी प्रायिकता। फर्स्ट बेग से निकालने की प्रायिकता, अर्थात हमें यह पता चल गया कि फर्स्ट ए घटना घटित हो चुकी है। इसका मतलब ये तो होता है, हमने पढ़ा था कि PA/B का मतलब क्या होता है, PA/B का मतलब कि B घटना घटित हो चुकी तब A घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। अब हमें यह पता है कि E1 घटना घटित हो चुकी है, अर्थात तो गेंद फर्स्ट बेग से निकाली जा चुकी है, तब A घटना के निकलने की प्रायिकता बताओ। तो ए घटना क्या थी, लाल रंग की होना, अर्थात E1 घटना क्या थी, फर्स्ट बेग से निकालना। तो फर्स्ट बेग से लाल गेंद के निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/7। टोटल कितनी थी, 7, उसमें से रेड कितनी है, 3, तो 3/7। इसी प्रकार मैं अगर बात करता हूं कि PA/E2 का मान कितना आएगा, अर्थात लाल रंग की गेंद निकल रही है लेकिन सेकंड बेग से निकाली जा चुकी है, अर्थात ये घटना घटित हो चुकी है कि बेग जो निकल रही है वो सेकंड बेग से निकल रही है और उसमें लाल रंग की होने की प्रायिकता, अर्थात टोटल बॉल कितनी थी, 11, इसमें से लाल गेंद कितनी है, तो 5/11, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 11। अब बात करते हैं PE1 घटना, अर्थात बेग फर्स्ट और सेकंड से चूज करने की घटना। फर्स्ट बेग को चूज करूंगा तो टोटल कितने बेग है, 2, तो 2 में से कौन सा चूज किया मैंने, ये। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मान कितना आएगा, 1/2, क्योंकि दोनों की हाफ है प्रोबेबिलिटी। इसको चूज करोगे तो 2 है अपने पास, 2 बेगों में से एक बेग चूज करना है, यहाँ पे भी 2 बेगों से एक बेग चूज करना है, तो ये आ गए 1/2। अब हमें जानता है, हमें मान किसका फाइंड आउट करना है, हमें ये घटना घटित हो चुकी है, ये घटना लाल है, तो उसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह सेकंड बेग से निकाली गई है, अर्थात हमें P/ कौन सी घटना की, सेकंड गेंद, अर्थात E2 बाई लाल रंग की गेंद होने का, इसका मतलब ए। अब इसका मतलब क्या हो गया कि लाल रंग की गेंद है, ये घटना घटित हो चुकी है। इसके बाद हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि E2 घटना का मतलब हो गया कि वह सेकंड बेग से निकाली जाने वाली है, अर्थात हमें इसका मान फाइंड आउट करना है। हम जानते थे, हमें बेज पर में से क्या पढ़ा था, याद है तो आपको, हमें इसका मान फाइंड आउट करना है। बेज पर में से हमने देखा था कि PE/ अपन कुछ मान सकते हैं, E/A, EI/ मान लो, तो EI/ क्या मान लिया मैंने, A मान लिया। तो यहाँ से क्या आएगा, P, इसका उल्टा कर देना, A/EI इंटू PEI/PEJ, और यहाँ से समेशन J का मान 1 से n तक, अर्थात J का मान अलग होगा, ये I का मान तो कौन सा होगा जो हमें ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ I का मान कितना है, 2,
और ये जे क्या है, टोटल कितने नंबर है, टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, E1 E2 जितने भी होंगे वहाँ पे ये माना जाएगा। अब यहाँ से देखो इसका मान रखो P, हमें किसका मान फाइंड आउट करना है, E2/A से। यहाँ से इसका मान निकालना है तो यहाँ से क्या आ जाएगा P, इसका उल्टा क्या आ जाएगा E/A2 इंटू P/E2। आपको मन जो टोटल संभावना है वो टोटल संभावना लिख दो। टोटल संभावना क्या आएगी, PA/E1 डॉट P/E1 प्लस PA/E2 डॉट P/E2। ये होगी टोटल संभावना, क्योंकि दो ही घटनाएं घटित हो रही है, या तो फर्स्ट वेग से या सेकंड वेग से। तो यहाँ से सॉरी चलो वापस लिख देंगे। यहाँ पे आया था PA/E1, यहाँ का PA/E2। PA अर्थात फर्स्ट गेंद से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता है, फर्स्ट गेंद से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 3/7। सेकेंड बेग से लाल रंग की गेंद निकलने की प्रायिकता 5/11। और PE1 अर्थात E1 दोनों बेगों से एक बेग चूज करने की प्रायिकता कितनी है ये, और PE2 का मान कितना आएगा 1/। ये मान यहाँ पुटअप कर दो, यहाँ हम पुटअप करेंगे तो क्या आएगा PA/E2 का मान कितना है 5/11 इंटू PE2 का मान कितना है 1/2। ये कितना है 1/2 अपॉन PA/E1 ये रहा E1, ये कितना है 3/7 इंटू 1/2 प्लस इसका मान कितना है 5/11 इंटू PE2 का मान कितना है 1/2। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तो ये आ गया 5/22 अपॉन इसको किया 3/14 प्लस ये आ गया 5/22। इसका और सॉल्यूशन करते हैं तो ये आ गया 5/22 इंटू इसको समेशन करेंगे तो ये जाएगा, इसको ऐसे लिख देंगे 4/14/3 प्लस 22/5। सॉरी यहाँ से ऐसे नहीं लिख सकते इनको, यहाँ से इनका LCM लेंगे सॉरी, तो यहाँ लिख देंगे 5/22 इनका जो LCM आएगा वो आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई ये तो 7 × 1 ठीक है। तो यहाँ से आएगा 11 को किया 33 प्लस 12 को 7 तो ये आ गया 35। तो इनको जैसे सम करेंगे तो ये 5/22/144 अपॉन ये आ गया, इनको ऐड करेंगे तो 8 और 6 8, यहाँ से ये कट गया 7 बार तो ये आ गए 30/68। तो ये प्रोबेबिलिटी आ गई इसकी 35/68। ये प्रोबेबिलिटी किसी आ गई कि घटना, कौन सी घटना की, उस बात की प्रायिकता क्या होगी कि वह लाल रंग की गेंद है सेकंड बेग से निकाली गई है, तो सेकंड बेग से निकालने की तथा लाल रंग के होने की प्रायिकता कितनी है 35/68। इस प्रकार हम बेस थ्योरम का उपयोग करके किसी भी प्रायिकता का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक डॉक्टर एक रोगी को देखने आना है, एक डॉक्टर को क्या करना है, एक रोगी को देखने आना है, और वह पहले के अनुभव से उसे ज्ञात है और वह जानता है, क्योंकि उसे अनुभव उसके अकॉर्डिंग वो जानता है कि उसके ट्रेन, बस, स्कूटर या किसी अन्य वाहन से आने की प्रायिकता उसकी कितनी है। अच्छा, अर्थात ट्रेन से आने की प्रायिकता कितनी है उसकी 3/10, और बस से आने की प्रायिकता कितनी है 1/5, और स्कूटर से आने की 1/10, और अन्य वाहन से आने की 2/5 है। यदि वह ट्रेन, बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर होने की प्रायिकता कितनी है, ये उसके देर होने की प्रायिकता है। परंतु वह किसी अन्य वाहन से आता है तो उसे देर नहीं होती, अर्थात वह अगर इन तीनों माध्यमों से आता है तब वह लेट होता है, परंतु वह अन्य किसी वाहन से आता है तब वह लेट नहीं होता है। यदि वह देर से आया है, अर्थात यह घटना घटित हो चुकी है, कौन सी, देर से आया है, तब उसकी ट्रेन से आने की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। जैसे मान लिया कि यहाँ पे सबसे पहले ट्रेन, बस, स्कूटर, एक अन्य वाहन, मैं इसको मान लेता हूँ E1 घटना है, ये E2 घटना है, ये E3 घटना है, ये E4 घटना है। ये क्या बोल रहा है, यहाँ से अगर वो ट्रेन से आता है अर्थात वो E1 घटना है, अर्थात E1 घटना क्या है, ट्रेन से आने की, ट्रेन से आना। E2 घटना क्या है, ट्रेन से बस से आना, और
स्कूटर से आने की घटना को E3 मान लिया मैंने और अन्य वाहन से आने की घटना को क्या मान लिया, E4 मान लिया। हमें दिया हुआ है कि PE1 का मान दिया हुआ है, अर्थात ट्रेन से आने की प्रायिकता दी हुई है, उसके ट्रेन से अन्य वाहनों से आने की प्रायिकता कितनी दी है, 10 3/10। और PE2 का मान दिया हुआ है 1/5 और PE3 का मान दिया हुआ है 1/10 और PE4 का मान दिया हुआ है 2/5। ये हमें दिया हुआ है कि इसके आने की प्रायिकता इतनी है, बस से आने की प्रायिकता इतनी है, स्कूटर के आने से प्रायिकता इतनी है और अन्य वाहन से आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है। इसके बाद में ये दिया हुआ कि वह ट्रेन या बस या अन्य स्कूटर से आता है तो उससे देर होने की प्रायिकता, अर्थात मैं क्या मान लेता हूँ कि उसके देर होना घटना ए है। एक घटना क्या है, उसके देर होने की प्रायिकता। अब देखो क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि यदि वह ट्रेन बस या स्कूटर से आता है तो उसके देर होने की प्रायिकता, किससे आता है वो, अगर स्कूटर से आता है तब देर होने की प्रायिकता, अर्थात हमें ज्ञात करना है प्रोबेबिलिटी कब, जब ए प्रोबेबिलिटी का मान फाइंड आउट करना है जब E1 घटना घटित हो चुकी है, अर्थात वह कौन सी ट्रेन से आ चुका है, यह घटना घटित हो चुकी है, तब उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी दी हुई है हमें 1/4। ऐसे ही A/E2 का मान, अर्थात वह किससे आ रहा है, बस से आ रहा है तो बस से लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है, उसके देर होने की प्रोबेबिलिटी दी है 1/3। ऐसे ही PA/E3 का मतलब क्या हो गया कि वह किससे आता है, स्कूटर से आता है तब उसके लेट होने की प्रायिकता, अर्थात स्कूटर से आता है तब उसके लेट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है 1/12 है। और PA/E4 अगर वो किससे आता है, अन्य वाहन से आता है तब लेट होने कितना लेट होता है, वो लेट नहीं होता है, इसका मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0। यहाँ तक इसका मान आ गया। और हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है कि यदि वह देर से आया है, वह सॉल्यूशन देखो इसका, वह कब आया, लेट किससे आया है, वह देरी से आया है, अर्थात वह लेट हुआ है, लेकिन उसके ट्रेन के आने की प्रायिकता, अर्थात ट्रेन को अपन ने क्या माना था E1, अर्थात E1 घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है जब वह एक घटना घटित हो चुकी है, अर्थात वह लेट हो चुका है, तब उसके E1 घटना की प्रोबेबिलिटी ज्ञात करनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, PA/E1 डॉट PE1 डॉट PA/E1 प्लस PE2 डॉट PA/E2 प्लस, यहाँ से इनको एक बार इससे क्लियर कर देता हूँ, PE3 डॉट PA/E3 प्लस PE4 डॉट PA/E4। क्यों, क्योंकि हमें टोटल कितनी प्रोबेबिलिटी है, 4, हमें 4 घटनाएं दी हुई है, अर्थात ट्रेन से आने की, बस से आने की, स्कूटर से आने की और अन्य वाहन से। तो यहाँ पे समीशन आते हैं, बेज प्रीमिस से यही है, बेज प्रीमिस से हमने ये लिख दिया। तो यहाँ से हमें फाइंड आउट करना है PE1/A का मान। तो यहाँ से PA/E1 ये रहा, PA/E1 का मान कितना है 1/4 इंटू PE1 का मान कितना दिया हुआ है 3/10 अपॉन इसका मान कितना दिया हुआ है 3/10 इंटू PA/E1 कितना गया 1/4 प्लस PE2 इसका मान कितना दिया 1/4 इंटू PA/E2 का मान दिया 1/3 प्लस PE3 का मान दिया 1/10 इंटू PA/E3 का मान दिया 1/12 प्लस PE4 का मान दिया है 2/5 इंटू PA/E4 का मान है 0। यहाँ से इसको सोल्व करते हैं तब ये आता है 3/40 अपॉन यहाँ से आया 3/40 प्लस ये आया 1/15 प्लस ये आया 1/ और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया। यहाँ से इसको और सॉल्यूशन करते हैं तब ये है 3 और यहाँ से इनका लेस से लेते हैं, एलसीएम लिया तो 120 तो यहाँ से आ गया 3 को इससे मल्टीप्लाई किया 9, 5 को इससे किया 8 को 1 से गुणा किया, इसको 1 से 1 ये क्या हो गया 0। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन करते हैं तो ये आ गया 3/14 इंटू इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/40
यहाँ से इसको सॉल्यूशन करते हैं तब ये आता है हमारे पास, यहाँ से ये कट गया 6 टाइम्स बार, इससे ये 3, ये आ गया 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि अगर वह लेट होता है तो उसके ट्रेन से आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी की 1/2। तो इस प्रकार हम सेम इसी प्रकार के सभी क्वेश्चंस है, आपको सभी क्वेश्चंस करने हैं, और जो क्वेश्चन नहीं आता है वो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, उसका सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट पार्ट में करवा दूंगा। क्योंकि सब क्वेश्चन एक जैसे हैं, सभी में बेस थ्योरम काम करेगी, और बेस थ्योरम को अप्लाई करने का मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बता दिए। तो इसी प्रकार सभी क्वेश्चन दिए हुए हैं, जहाँ पे समझ में नहीं आए, जो कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो आप वो मेरे यहाँ कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, वो नेक्स्ट पार्ट में मैं उसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। और यहाँ तक ये अपनी एक्सरसाइज होती है वो कंप्लीट होती है।